हेलो बच्चों। आज आपकी कक्षा 7 विज्ञान का पाठ 6 जिसका नाम जीवों में श्वसन है उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो ये देखें, ये आपका पहला प्रश्न जो दिया हुआ है आपकी किताब में। पीछे जब पाठ ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वही क्वेश्चन है ये अभ्यास के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में लिखा है कोई धावक मतलब जो दौड़ने वाला उसको कहा जाता है, दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेज़ी से गहरी सांसें क्यों लेता है। ठीक है, तो आपने बताना है कि जब से आपने खुद भी देखा होगा जब आप अधिक तेज़ी से दौड़ते हैं तो आपकी सांस जो होती है वो तेज़ी से चलने लगती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए आंसर इसका, धावक के दौड़ने से श्वसन दर, क्या चीज़ है बच्चों, श्वसन दर जो है वह बढ़ जाती है। ठीक है, श्वसन दर बढ़ जाती है जिसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अधिक ऊर्जा की आपूर्ति के लिए सामान्य से अधिक तेज़ी से गहरी सांस लेनी पड़ती है ताकि फेफड़ों को पूरी ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे कि जब हम तेज़ दौड़ते हैं तो उस वक्त जो हमारी श्वसन दर है वह बढ़ जाती है। अब बच्चों ये श्वसन दर क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। श्वसन दर मतलब 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं, मतलब अंतःश्वसित करते हैं और उच्छ्वसन करते हैं। अंतःश्वसन और साथ में उच्छ्वसन दोनों का जो एक पूरी साइकिल होती है, मतलब अंतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों जब एक बार में साथ होते हैं, मतलब एक बार आपने अंतःश्वसन किया यानी सांस को अंदर लिया और उसके बाद आपने सांस को छोड़ा। ठीक है, तो ये एक आपकी सांस कहलाती है कि आपकी एक सांस आपने उस वक्त ली। तो श्वसन दर का मतलब होता है कि 1 मिनट में आपने कितनी बार सांस ली। ठीक है, उसी को श्वसन दर कहा जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो तेज़ दौड़ते हैं तो उनकी श्वसन दर बढ़ जाती है। आपने खुद देखा होगा कि सांस जो होती है आपकी बहुत तेज़ी से चलने लगती है, आप बार बार जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, है ना। तो इसी को श्वसन दर बढ़ना कहते हैं। और वो क्यों लिया जाता है, क्योंकि हमारी जब श्वसन दर बढ़ रही है तो हमें उस वक्त अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है बच्चों, अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो वो अधिक ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी, जब हमारा श्वसन प्रक्रम फटाफट होगा, यानी कि हमारा श्वसन जो है वायवीय श्वसन होता है और वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो हमें ऑक्सीजन जल्दी चाहिए, है ना। तो जल्दी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए हमें, इसीलिए हमारी सांस भी तेज़ी से चलने लगती है ताकि हमें अच्छे से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाए और हमारी श्वसन दर नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में वायवीय और अवायवीय जो श्वसन होते हैं उनके बीच समानताएं और साथ में अंतर यानी असमानताएं भी बतानी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको वायवीय और अवायवीय श्वसन जो हैं दोनों की पहले समानताएं देख लेते हैं। तो देखें, दोनों जो श्वसन जो होते हैं इनमें हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ऊर्जा जो उत्पन्न होती है दोनों में ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, और ये ऊर्जा उत्पन्न कैसे होगी कि जब गैसों का आदान प्रदान होगा, गैसों का विनिमय होगा, है ना। तो दोनों ही श्वसन में, मतलब चाहे वायवीय हो या फिर अवायवीय, दोनों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आपको ये तो पता ही है बच्चों, जहाँ भी श्वसन है तो ऑक्सीजन को तो लिया जा रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तब वो कहलाता है, और जहाँ अवायवीय श्वसन है उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, क्या जो भी श्वसन का प्रक्रम है उसमें जो गैसें फिर आदान प्रदान हो रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, है ना। तो ये दोनों ही श्वसन प्रक्रियाओं में होता है। ठीक, इसके बाद जो तीसरा होता है कि दोनों में समानता क्या होती है कि दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, दोनों में ही कौन सी गैस बच्चों, CO2 गैस जो होती है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। CO2, C से कार्बन और ये डाइऑक्साइड, ठीक है, ये गैस दोनों में ही उत्पन्न होती है। तो आपको 3 पता चल गई समानताएं क्या क्या हैं इसमें, कि दोनों में श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है,
एक तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, दोनों में गैस का आदान प्रदान होता है, और तीसरा दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इनका अंतर कि वायवीय और अवायवीय जो श्वसन होता है उनमें अंतर क्या होता है। तो देखें, पहला वायवीय श्वसन जो है, जिसको हम बार बार पढ़ रहे हैं कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो यही हमारा इसका सबसे पहला अंतर हो गया कि वायवीय श्वसन जो है वह ऑक्सीजन उपस्थित होगी उसमें। ठीक है, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन जो है वह उपस्थित होती है, और अवायवीय श्वसन जो होता है उसमें अनुपस्थित होती है क्या चीज़, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन अनुपस्थित किस में है बच्चों, अवायवीय श्वसन में। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट होता है कि भोजन का इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, परंतु यहाँ पर अपूर्ण होता है। अवायवीय में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, मतलब पूरी तरह से वह ऑक्सीकृत नहीं हो पाती है। कैसे होएगी, जब वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी ही है ना, तो इसलिए ये इसमें ऑक्सीकरण अपूर्ण रहता है। तीसरा पॉइंट है, पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी CO2 और जल जो है वो यहाँ पर उत्पन्न होंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या है, हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो तो है ही नहीं, है ना, तो ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, एल्कोहल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो बन ही रही है। ठीक है, CO2, तो ये दोनों इसके उत्पाद होते हैं। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला कि इसमें ऑक्सीजन जो होती है वह अनुपस्थित होती है ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है अवायवीय में वह अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और इसमें उत्पाद के रूप में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो इसमें बच्चों अवायवीय श्वसन में क्या क्या बनते हैं हमारे पास, अवायवीय श्वसन में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, साथ में CO2। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ CO2 के साथ साथ जल भी बनता है। तो अब जो आंसर लिखा हुआ है एक बार वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, और इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अवायवीय श्वसन की बात करें तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है इसमें, और इसमें अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है। तो देखें बच्चों, छींक हमें क्यों आती है, क्योंकि हमारे जो नासा गुहा होती है, नासा गुहा के अंदर छोटे बाल रोम होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बाल होते हैं। इन रोमों की परत के पार जब जो हमारी धूल कण चले जाते हैं, नासा गुहा की परत के पार जब धूल कण चले जाते हैं तो वह उस परत को उत्तेजित कर देते हैं, वहाँ की जो त्वचा होती है उसको उत्तेजित कर देते हैं। ठीक है, और जब वो उसको उत्तेजित कर देते हैं उसी के कारण छींक आती है, इस उत्तेजना के कारण ही छींक आती है। और जब हम छींक देते हैं तो ये जो अवांछित कण हमारे सांस में चले गए होते हैं वायु के साथ, तो वह बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए छींक हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती है। तो जो आंसर लिखा हुआ है एक बार वो देख लेते हैं। आंसर में लिखा है, धूल भरी वायु में सांस लेने से धूल कण भी श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे नासा गुहा की त्वचा उत्तेजित हो जाती है, जिसके कारण छींक आती है। छींकने से अवांछित कण बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि 3 परख नलियाँ लीजिए। क्या करना है, हमने 3 परख नलियाँ लेनी हैं, यानी कि जैसे ये है हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब, फिर हमारे पास ये दूसरी टेस्ट ट्यूब, और हमारे पास फिर है तीसरी टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इस तरह से हमने 3 परख नलियाँ लेनी हैं। जो पहली जो हर एक पर है वह हमें 3/4 भाग, मतलब
इसके 3 भाग जो है हर एक के पानी से भर देने हैं। ठीक है, ये हमने इसमें जल भर दिया हर एक परख नली में। ये ए है, ये बी है और ये सी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि जो पहली वाली परख नली है, जो आपकी पहली परख नली है, ए परख नली, इसमें एक घोंगा रखा गया है। क्या रखा गया है बच्चों? एक घोंगा रखा गया है। ठीक है, और जो दूसरी वाली परख नली है, ये जो दूसरी है, इसमें एक पादप को रखा गया है जो जलीय पादप है। इसमें किसको रखा गया है? एक जलीय पादप को। इसके बाद ये जो तीसरी वाली है, इसमें ये घोंगा जो है और साथ में पादप दोनों को रखा गया है। मतलब यहाँ घोंगा साथ में पादप, इन दोनों को ही इसमें रखा गया है। तो अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछ रहे हैं कि किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड, यूँ समझो कि किस में अधिक होगी। तो उसके लिए देखें कि जो ये परख नली ए है, ए परख नली में क्या है बच्चों? घेंगा एनिमल है ना। तो वो जो घेंगा है वह गैसों का आदान प्रदान करेगा, विनिमय करेगा। तो उससे क्या होगा? जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रक्त में आ गई होती है वो धीरे धीरे वहीं पर स्टोर होना शुरू हो जाएगी और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद बी में क्या दिया है कि वहाँ पर हमारे पास केवल एक जलीय पादप है। तो देखें, जलीय पादप जो होता है वह अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, है ना, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा। पर हमें क्या चाहिए? श्वसन की प्रक्रिया चाहिए। तो श्वसन में ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक, तो वो जितनी प्रकाश संश्लेषण से यहाँ ऑक्सीजन बनाएगा जलीय पौधा, उतनी ही आसानी से उसको ले भी लेगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ सांद्रता ज़्यादा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगला जो आपकी परख नली है वह सी, उसमें केवल आपके जो परख नली सी में सिर्फ जो घेंगा है उसको रखा गया है। ठीक है, नहीं सॉरी, इसी परख नली में पौधा और घोंगा दोनों ही रखे गए हैं। तो देखें बच्चों, जो जंतु होता है, ठीक है, वह परख नली में से या फिर वातावरण में से क्या करेगा? ऑक्सीजन को तो ले लेगा और साथ में हाँ, तो बच्चों इसमें देखें जो सी वाली जो है उसमें क्या है? हमारे पास पादप और साथ में घोंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाली में क्या है? केवल घोंगा है। ठीक है, तो घोंगा जो होता है वह एक जंतु है। ठीक है, जंतु है वह। तो जंतु क्या करते हैं? श्वसन के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, यानी कि O2 का अंतःश्वसन करेंगे और CO2 वह उच्छ्वसित करेंगे। तो इस तरह से इस परख नली में जो CO2 है वह इकट्ठी होती रहेगी। ठीक, उसके बाद दूसरे में क्या है? केवल यहाँ पर क्या है बच्चों? इसमें पादप है। ठीक है, तो जो पादप है वह है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो उसने श्वसन में उत्पन्न हुई होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वह प्रयोग कर लेगा, CO2 को प्रयोग करेगा और वहाँ पर ऑक्सीजन छोड़ेगा। इससे क्या होगा कि क्योंकि यह CO2 को प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयोग कर ले रहा है, तो CO2 की मात्रा कम होती रहेगी। तीसरे वाली जो परख नली है उसमें दोनों हैं, मतलब एक पादप भी है और साथ में वहाँ पर एक क्या है? साथ में एक जलीय पौधा भी है। और पौधा है और साथ में घोंगा जो जीव है, पादप प्लस घोंगा, दोनों ही वहाँ पर मौजूद हैं। इससे क्या होगा कि जब से श्वसन प्रक्रम में घोंगा जो है ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, है ना, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड पादप जो है वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयोग करता रहेगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड ये भी यूज़ कर ले रहा है क्योंकि पादप है। और ऐसे ही बी वाली परख नली में भी क्या था? पादप था जो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग कर लेगा। तो सी वाली में भी पादप कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग करता रहेगा। इसलिए बी और सी दोनों में ही
कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह कम होती रहेगी। परंतु ए वाली जो परख नली है बच्चों, उसमें केवल घोंघा है। घोंघा यानी जंतु जो प्रकाश संश्लेषण तो कर ही नहीं सकता है ना, तो यहाँ सिर्फ क्या हो रहा है, श्वसन हो रहा है, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है वह वहीं परख नली में ही इकट्ठी होती जा रही है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा सांद्रता CO2 की किस में होगी, परख नली ए में होगी बच्चों। ठीक है, तो जो आंसर लिखा है वो और देख लेते हैं एक बार। आंसर में क्या लिखा है ये देखें कि परख नली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो वही आंसर में भी वही लिखा है कि इसमें सांद्रता सबसे अधिक होगी, क्योंकि श्वसन के दौरान घोंघा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। ठीक, तो ये इसका कारण भी हो गया। अब परख नली बी जो है, परख नली बी में जलीय पौधा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से उत्पन्न ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में कर लेगा। फिर परख नली सी में घोंघा और पादप साथ होने के कारण घोंघे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए अवशोषित कर लेगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो जाएगी। तो इस तरह आपने देखा परख नली ए जो है बच्चों, वह इसका सही उत्तर है कि सबसे अधिक सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड की परख नली ए में होगी। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन है आपका, उसमें बच्चों आपके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से एक पे आपने सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो पहला तिल चट्टों के यहाँ पर तिल चट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, उनके तिल चट्टे के शरीर में वायु प्रवेश करती है, तो आपको बताना है कि किस अंग द्वारा वायु वहाँ पर प्रवेश करती है। तो तिल चट्टे के शरीर में ऊपर जो होते हैं, आपने देखा था कि जैसे तिल चट्टा किसे कहते हैं बच्चों, कॉकरोच को। ठीक है, तो कॉकरोच जो होता है उसके शरीर में ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर छिद्र होते हैं, जिन्हें श्वास रंध्र कहा जाता है, जो श्वास प्रणाल जो बिछा हुआ है नलियों का जाल, वहाँ तक गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो श्वास रंध्र जो है उनमें से वायु जो है वो अंदर जाती है। ठीक है, तो आंसर हो गया श्वास रंध्र द्वारा। अगला जो है कि अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में किस पदार्थ के संचयन, यहाँ बताना है किस पदार्थ का संचयन होता है जिससे ऐंठन होती है। तो इसका आंसर आपको याद होगा बच्चों, लैक्टिक अम्ल, कि जब हम अत्यधिक व्यायाम कर लेते हैं तो लैक्टिक अम्ल जो है वह हमारे शरीर में श्वसन के कारण बनता है, क्योंकि वहाँ ग्लूकोज का जो है वो पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, जिसके कारण वहाँ लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, और ऐंठन हो जाती है। हम अगला जो है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति के विश्राम की अवस्था, विश्राम जब करे कोई सामान्य वयस्क, तो उस अवस्था में उसकी श्वसन दर बतानी है कि कितनी होती है। तो ऐसे में जो श्वसन दर होती है बच्चों, वह 15 से 18 पर मिनट होती है। ठीक है, तो ऐसे में श्वसन दर कितनी होगी बच्चों, 15 से 18 मिनट, ये आपको याद रखनी है। और यहाँ आपको याद दिला दें, अगर कोई धावक है या हमने कोई व्यायाम करे हैं, उस वक्त जो श्वसन दर है वह हमारी बढ़ जाती है, और अत्यधिक व्यायाम करने पर जो श्वसन दर है वह 25 प्रति मिनट तक हो जाती है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है उच्च वसन के समय हमारी पसलियाँ जो हैं उनकी गति बतानी है।
तो उच्छ्वसन में जब हम सांस को छोड़ रहे हैं, ठीक है बच्चों, जब सांस को छोड़ रहे हैं तो क्या है कि जो पसलियां हैं वह हमारी नीचे की ओर गति करती हैं, क्योंकि उससे पहले वह ऊपर आ गई होती हैं। तो पसलियां अब जो हैं नीचे की ओर गति करेंगी, ठीक है। तो ये है हमारे किसकी गति, पसलियों की। अगर इसमें डायफ्राम की बात की जाए तो डायफ्राम जो होता है बच्चों, वह इस वक्त ऊपर की ओर गति करता है, ठीक है। डायफ्राम ऊपर की गति करता है और पसलियां जो हैं वह नीचे की गति करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपने मैच करने हैं, कॉलम ए और बी को मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले कॉलम में जो दिया है ईस्ट, ईस्ट जो है वह क्या है, एक अवायवीय जीव है, अवायवीय जीव। तो इसका मतलब वह अवायवीय श्वसन करेगा और अवायवीय श्वसन में हमारे पास क्या बनता है बच्चों, एल्कोहल। दूसरा है डायाफ्राम, डायाफ्राम जो है वो हमें कहाँ पाया जाता है, वक्ष गुहा में। तो आंसर हो गया वक्ष गुहा। फिर है त्वचा, त्वचा से जो श्वसन करता है जीव वह है केंचुआ, ठीक। फिर तो इसमें बच्चों त्वचा से श्वसन करने वाला जीव कौन सा हो गया, केंचुआ। फिर है पत्तियाँ, पत्तियाँ जो होती हैं उनमें श्वसन करने के लिए, मतलब गैसों का आदान प्रदान करने के लिए क्या होते हैं बच्चों, रंध्र होते हैं, ठीक है। तो पत्तियों का आंसर आ गया रंध्र। फिर है मछली, मछली जो होती हैं वह श्वसन किससे करती हैं बच्चों, क्लोम, जिन्हें गलफड़े या गिल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो मछली का आ गया क्लोम। फिर है मेंढक, मेंढक जो होता है वह दो तरह से श्वसन करता है, अपने फेफड़ों से भी करता है और साथ में त्वचा से भी करता है। तो इसमें दोनों आ गए, फेफड़े और त्वचा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका मैच द कॉलम हो जाएगा पूरा। तो आप ये अच्छे तरह से नोट कर लें, ठीक है। आंसर जो है बच्चों सामने सामने ज़रूर लिखें ताकि सही आंसर आपके जो है लिखे जाएं, नहीं तो लाइन लगाएंगे तो क्या होता है कि कोई लाइन कहीं जाती है, कोई किसी को क्रॉस करती है, तो पता नहीं चलता कि सही आंसर क्या है। तो आंसर हमेशा सामने ज़रूर लिखें। अब अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में बच्चों सत्य और असत्य बताना है, ठीक है। तो सत्य असत्य में देखिए, पहला, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर क्या हो जाती है, लिखा है इन्होंने धीमी हो जाती है। तो देखिए ये बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि हम लोग अभी तक पढ़ते आए ना कि अधिक व्यायाम करने से श्वसन दर भी अधिक हो जाती है ना, तभी तो हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। तो इसलिए ये हो गया असत्य। इसके बाद दूसरा, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। तो देखो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण तो दिन में होता है परंतु श्वसन जो होता है वह हमेशा होता है, मतलब दिन और रात दोनों में श्वसन की प्रक्रिया जो है वह चलती रहती है। उसको हम नहीं कह सकते कि वह केवल रात में होता है। तो इसलिए ये भी आपका असत्य हो गया। तो आंसर हो गया असत्य। अगला देखते हैं। अगले भाग में लिखा है मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात लिखी है ना, कि मेंढक जो होते हैं उनमें श्वसन के लिए फेफड़े और त्वचा, अभी हम लोगों ने पीछे जो मैच द कॉलम करे था उसमें भी यही एक मिक्स मैच करा था कि मेंढक जो होते हैं फेफड़े और त्वचा दोनों से श्वसन करते हैं। तो ये हमारा सत्य हो गया, ठीक। अगला है मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। तो ये यहाँ पर ये गलत हो गया है ना बच्चों, कि मछलियों में फेफड़े जो होते हैं वह नहीं होते। मछलियाँ श्वसन के लिए क्या यूज़ करती हैं, अपने गिल को यूज़ करती हैं, जिन्हें क्लोम कहा जाता है, ठीक है। गिल या क्लोम आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है अंतःश्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है कि जब हम अंतःश्वसन करते हैं, सांस ले रहे हैं, तो हमारी वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि पसलियाँ जो हैं ऐसे में ऊपर की तरफ गति कर लेती हैं, पसलियों की गति ऊपर हो जाती है और डायाफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ गति करता है, जिससे जो हमारी वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अब
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो एक आपके पास यहाँ पहेली दी हुई है आपकी बुक में, तो बहुत आसान दी हुई है। हम लोग इसको अभी सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर जो साथ में आपको हिंट दी हुई हैं, ये देखें। पहले तो यहाँ जो लिखा है एक बार वही क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। दी गई ये देखें, दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर अथवा संयुक्ताक्षर दिए गए हैं। इनको मिलाकर जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर नीचे अथवा विकर्ण में पाए जा सकते हैं। मतलब जो आंसर होगा वो आपका नीचे से ऊपर की तरफ भी हो सकता है बच्चों, ऊपर से नीचे की तरफ भी हो सकता है, या विकर्ण में ऐसे तिरछा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने ये नहीं सोचना कि आंसर जो है सीधे सीधे ही हमें मिलेंगे। आंसर आपको किसी भी तरह मिल सकते हैं। तो श्वसन तंत्र तथा जीवों के नाम खोजने हैं अब हमने इसमें, और इनके जो संकेत हैं वो हमें यहाँ साइड में ये दिए गए हैं। तो देखें, पहला, कीटों की वायु नलियाँ। तो कीटों में जो वायु नलियाँ पाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है बच्चों? उनको श्वास रंध्र कहा जाता है। ठीक है, तो अब आपने इसमें क्या ढूंढना है? पहला है हमारा आंसर श्वास रंध्र। ठीक है, तो श्वास रंध्र पहले फटाफट ढूंढ लेते हैं। तो ये देखें पहली लाइन में ये देखिए, ये आपको पहली ही लाइन में श्वास रंध्र मिल गया, तो आपका आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद जो दूसरा है आपका लिखा है वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना। तो वक्ष गुहा को हमारे को जो हड्डियां घेर रही हैं, जो हमारी फेफड़ों को सुरक्षित रखती हैं, उनको क्या कहते हैं? पसलियां, है ना। तो इसका आंसर बच्चों आपने देखना है, और इसमें यहाँ पर ये देखें, ये आपका आंसर आएगा पसलियां। ठीक है, इसके बाद है तीसरा, वक्ष गुहा का पेशीय तल। तो जो पेशीय तल होता है हमारे वक्ष गुहा का, उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं डायाफ्राम। क्या कहेंगे? डायाफ्राम। तो यहाँ आंसर आपका क्या आ जाएगा? डायाफ्राम। तो डायाफ्राम फटाफट से आप ढूंढ लें। ये देखिए, ये यहाँ लिखा हुआ है डायाफ्राम। ठीक है, ये नीचे की तरफ। इसके बाद अगला चौथा, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र। तो पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं वो आपको याद आ गया होगा, जैसे क्या कहते हैं उनको? रंध्र कहा जाता है ना। तो यहाँ रंध्र जो है आपका, वह आंसर आपने देखना है। तो वो देखिए, ये यहाँ आपको इस कर्ण के रूप में मिलेगा, विकर्ण के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया रंध्र। इसके बाद है छठा, मनुष्य के श्वसन अंग। तो मनुष्य में श्वसन अंग कौन से होते हैं बच्चों? फेफड़े, है ना। तो यहाँ अब आपने फेफड़े ढूंढ लेने हैं। तो फेफड़े जो हैं आपके, वो देखिए, ये इस तरह से, ये इधर एक विकर्ण बन रहा है, ये आपके फेफड़े हो गए। ठीक, इसके बाद सातवें में लिखा है वे छिद्र जिनसे हम सांस भीतर लेते हैं अंतः श्वसन करते हैं। तो वह जो हम लोग अंतः श्वसन करते हैं, उन छिद्र को क्या कहा जाता है बच्चों? वह ये आपका सातवां। तो सातवें का आपका आंसर जो आएगा वह क्या होगा? नासाद्वार। क्या कहेंगे बच्चों इसको? नासाद्वार। तो आंसर ढूंढते हैं नासाद्वार। ये देखिए, ये लिखा है आपका नासाद्वार। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आठवां जो है एक अवायवीय जीव। तो एक अवायवीय जीव जिसको क्या कहते हैं हम लोग? यीस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसका आठवें का आंसर आपका होना चाहिए यीस्ट। तो यीस्ट को ढूंढ लें। देखें, ये यहाँ पर विकर्ण के रूप में दिया हुआ है यीस्ट। ठीक है, इसके बाद आपका नौवें में देखो बच्चों, बुक में थोड़ा सा 10 लिखा गया है। ठीक है, तो वो 10 थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, वहाँ 9वां आना चाहिए, क्योंकि 8वें के बाद 9वां। तो इसमें पूछा गया है कि श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव, मतलब श्वास प्रणाल से कौन से जीव जो हैं वह अपना श्वसन प्रक्रिया करते हैं। तो आपको याद होगा बच्चों कि श्वास प्रणाल वाला जो जीव होता है वह कॉकरोच, या जिसे हम तिलचट्टा भी कहते हैं।
है ना। तो तिल चट्टा जो है, अब आपने आंसर ढूंढना है। तो ये देखें, ये नीचे से अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से इस तरह से आपको ये तिल चट्टा